नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। बीते हफ्ते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन की यात्रा पर थे। उन्होंने वहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जिस तरह से दोस्ती यारी के संकेत दिए, वो पूरी दुनिया की निगाह में है। ये मुलाकात और संकेत इस तथ्य के मद्देनजर अहम है कि इस वक्त यूक्रेन की सीमा पर रूस ने अपनी सेनाएं हमले के लिए तैयार स्थिति में खड़ी की हुई हैं। यूक्रेन पर रूस इस बात के लिए दबाव बना रहा है कि अमेरिका और उसकी अगुवाई वाले उत्तर अटलांटिक सैन्य संगठन से दूर रहें। तो वहीं चीन ने भी भारत के लद्दाख से लगी अपनी सीमा पर अपनी सेना को आक्रामक मुद्दे में तैनात कर दिया है। तो यहां पर भी झगड़े की वजह सीमा क्षेत्रों पर अधिकार के साथ ही अमेरिका से भारत की बढ़ती नजदीकियां हैं। इसीलिए रूस और चीन की बढ़ती नजदीकियों और इसके भारत पर पड़ने वाले संभावित असर पर आज हम चर्चा करेंगे और इस पर बात करेंगे। मेहमानों से परिचय आपका कराते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं अमरदीप त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ, राजेश भारती, रक्षा विशेषज्ञ। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले अमरदीप सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं, रूस और चाइना, भारत किस नजर से इसे देखता है? देखिए, रशिया और चाइना, हालांकि बिकॉज ऑफ इंडिया रिलेशनशिप विद यूएसए, उसके बाद से प्लस क्वाड और ऑकस के आने से चाइना के थोड़ा सा डिस्टर्ब महसूस कर रहा है एंड उसका रशिया की तरफ जाना जो है वो वाजिब सा लगता है। लेकिन जो भारत के रशिया के साथ जितने पुराने संबंध हैं, उनसे ऐसा कुछ महसूस नहीं होता कि भारत को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो रशिया और चाइना का अलायंस है, इट इज गोइंग टू बी टेम्परेरी इन द सेंस, ये जो अभी यूक्रेन वाला जो क्राइसिस चल रहा है उसको लेके हो सकता है। अदरवाइज रशिया और चाइना का जो पुराना डिस्प्यूट है, जिस तरह जो फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया, दे वर क्लेम्ड बाय चाइनीज एंड दे हैड लॉट ऑफ क्लैशेस ऑन दिस इशू। तो कहने का मतलब ये है कि ये टेम्परेरी अलायंस हो सकता है कंसिडरिंग यूक्रेन क्राइसिस। अदरवाइज भारत का और रशिया का जो व्यापारिक और सांस्कृतिक समझौता बहुत पुराने से चल रहा है, उससे भारत पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेट चाइना वो विद रशिया, कोई ऐसा इश्यू नहीं, क्योंकि इस तरह के अलायंस बनते बिगड़ते रहते हैं समय के साथ साथ। लेकिन भारत और रशिया का संबंध में कभी भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम कभी ना हुई है और ना भविष्य में देखी जा सकती। तो ये हम ये कह सकते हैं कि चाइना और रूस का संबंध भारत और रूस के संबंध जितना मजबूत नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। चलिए, डॉक्टर राजेश भारती भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी, जिस तरह से चाइना और रूस के जो संबंध बढ़ रहे हैं, एक साथ फोटो आ रही हैं, दोनों खड़े होकर हाथ मिला के फोटो खिंचवा रहे हैं, ये तस्वीर पूरे दुनिया में गई है और तमाम इसकी बातें निकल कर सामने आ रही हैं, तमाम तरह से इसे लिया जा रहा है। आप किस तरह से इसे लेते हैं और भारत को किस तरह से इसे लेना चाहिए? ऐसा है कि भारत के दृष्टिकोण से यदि हम इसको देखें तो ये जो गठबंधन है, अलायंस जो हमें दुनिया के सामने दिख रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में एक नजदीकी, एक दोस्ताना संबंध, या दोनों देश एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ये जो है यूक्रेन और रूस का विवाद और साउथ चाइना सी में अमेरिका का प्रेजेंस जो है, या अमेरिका जिस तरह आज चीन के विरुद्ध होता जा रहा है, आज वो चीन के बढ़ती ताकत से अमेरिका जिस तरह परेशान है, तो ऐसे में रूस और चाइना दोनों जो है उनकी बढ़त अमेरिका के हस्तक्षेप से रुक रहा है, या लग रहा है कि अमेरिका हमें बीच में आ रहा है। तो ये जो अलायंस है, इस अलायंस को मैं भारत के विरुद्ध नहीं देखता। ये अलायंस बेसिकली यूएस और यूएस के सपोर्ट में जो अन्य देश हैं, वेस्टर्न यूरोप के, जापान हैं, ये जो अलायंस है ये उनके विरुद्ध है, ये भारत के विरुद्ध नहीं है। फिर भी जब दो देश करीब आते हैं, यदि चीन और रसिया एक दूसरे के करीब आते हैं, तो निश्चित रूप से जो है उन दोनों देशों के करीब आने से चीन के साथ जो हमारा विवाद है, चाहे वो डोकलाम में हो, चाहे वो हमारा विवाद जो है साउथ चाइना सी में हम वियतनाम के साथ खड़े हैं, या वहां पे हम
ऑयल एक्सप्लोरेशन में जो हम मदद कर रहे हैं, उसमें जो चाइना हमें मदद कर रहा है, तो उसमें हम वियतनाम को जो मदद कर रहे हैं, ये एंगल हो, या श्रीलंका में, बांग्लादेश में जिस तरह से चीन का प्रेजेंस है, उसमें चीन निश्चित रूप से जो है रूस और चीन की ये दोस्ती हमारे ऊपर एक दबाव तो बनाएगी। लेकिन रूस जो है, क्योंकि भारत के साथ उसका बहुत लंबा संबंध रहा है, कई दशकों का साथ है, हमारी से जो रक्षा आयात है उसका एक बड़ा हिस्सा हम रूस से ही मंगाते हैं। तो जो दोनों देशों के बीच का व्यापार है, ट्रेड है, रूस को अभी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में भारत की कीमत पे किसी से दोस्ती की तरफ रूस जाएगा, ये एंगल से सहमत नहीं हुआ सकता। इसलिए रूस जो है चीन के किसी दादागिरी में, चीन के किसी भारत के विरुद्ध उठाए गए कदम में वो चीन के साथ खड़ा होगा, ऐसा नहीं देखा जा सकता। चलिए, कम से कम ये ठीक है, इसके हम दो पहलू भी देख सकते हैं। डॉक्टर अमरदीप सर, आपसे एक बात और जानना चाहूंगा मैं कि यहाँ पर दो चीजें बन रही हैं। एक, हम इसे इस तरह से देख रहे हैं कि जिस तरह से दोस्ती बढ़ रही है, पाकिस्तान भी रूस से मिल रहा है, वहाँ उनसे भी नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, चाइना हाथ मिला रहा है, जिस तरह से जाकर मुलाकात हुई है, लंबी बैठक हुई, ये भारत के नुकसान के नज़रिए से हमने देखा। लेकिन क्या हम इसे पॉजिटिव तरीके से भी देख सकते हैं कि रूस कुछ ऐसा हमारे लिए मीडिएटर का काम करे जिससे कि पाकिस्तान या चाइना के साथ हमारे संबंध बेहतर भी हो सके? देखो, डेफिनेटली देखो, अभी जैसे भारती जी ने भी कहा और मैं भी कह रहा हूँ कि रशिया किसी भी कंडीशन में भारत के अगेंस्ट नहीं जाएगा। यदि भारत के अगेंस्ट नहीं जाएगा तो इंडिया और चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस में वो एक ब्रिज की तरह काम कर सकता है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि जैसे अमेरिका के साथ भारत के संबंध है और जैसे रशिया और भारत के संबंध है, इन दोनों के बीच में भी भारत एक ब्रिज का काम कर सकता है। उसी तरह, क्योंकि रशिया नहीं चाहेगा कि यदि भारत के साथ उसके संबंध बन रहे और चाइना के साथ भी संबंध बन रहे और चाइना भारत पे या तो कुछ मिसएडवेंचर करे या कुछ इस तरह के बॉर्डर वाला डिस्प्यूट यदि रखेगा, तो उन दोनों के संबंध चल नहीं पाएंगे। क्योंकि चाइना का जो इस तरह का जो डिस्प्यूट करने का या जो उसकी विस्तारवादी नीति है, वो न केवल भारत के साथ है, बाकी और दूसरे देशों के साथ भी है और रशिया के साथ भी है। तो भारत को ऐसा खतरा नहीं है। लेकिन एट प्रेजेंट जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरे विश्व की बनी हुई है, उसमें ये अलायंस जो है एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है। क्योंकि इस वक्त जो है अमेरिका जो है वो हर तरह से चाइना को घेरने की कोशिश कर रहा है और ऑफ कोर्स रशिया और अमेरिका के संबंध बहुत पुराने समय से डिस्टर्ब चलते रहे हैं, चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वार्सा पैक्ट और नाटो का रिलेशन हो, अभी यूक्रेन का इश्यू हो गया हो, या जो कोल्ड वॉर रहा है उस दौरान में भी इन दोनों के संबंध ठीक नहीं रहे। तो रशिया भी अपनी तरफ जो है थोड़ा सा जो है बैलेंस बनाने के लिए चाइना को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान का तो जैसा मुझे लगता है, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि अब ड्यूरिंग दिस बीजिंग विंटर ओलंपिक्स हो सकता है चाइना ने कुछ सिफारिश की हो कि लेट पाकिस्तान ऑल्सो गेट समथिंग फ्रॉम रशिया, और काइंड ऑफ यू कैन से दया के तौर पे रशिया ने कहा हो कि ठीक है, लेट पाकिस्तान कम और दैट प्राइम मिनिस्टर शुड कम टू अस, और देखते हैं कुछ यदि दे सकेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जो है रशिया के बहुत अच्छे संबंध हो जाएंगे तो पाकिस्तान भारत के लिए खतरा हो जाएगा, या उस संबंध के बढ़ने से चीन जो है भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। ऐसा मुझे कुछ नजर नहीं आता है। ये अमेरिका के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय हो सकता है। जिस तरह का प्रेशर अमेरिका रशिया पे बनाना चाह रहा है, उस तरह का प्रेशर अब अमेरिका शायद रशिया पे ना बना। अमरदीप सर, क्या जिस तरह से अमेरिका ने पहले अपनी खूब दादागिरी दिखाई, हर जगह वो अपनी दादागिरी दिखाता रहा, लेकिन जिस तरह से अब रूस जो इन लोगों को, जैसे चाइना हुआ, भारत के साथ उसकी पहले से ही अच्छी दोस्ती है, तो ये दोस्तियां क्या अमेरिका को भी अब खटकने लगी हैं कि आखिर ये रूस कर क्या रहा है कि सबको बुला बुला करके और अपने पास दोस्ती बढ़ा रहा है? किस तरह की इनकी बैठकें चल रही हैं, आखिर चल क्या रहा है ये? देखिए, अमेरिका के लिए मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। देखिए, जो आज की स्थिति बनी हुई है यूक्रेन को लेके, एक्चुअली क्या है कि अमेरिका का भी जो एक्सपेंशन जो है, जिस तरह नाटो का वो एक्सपेंशन कर रहा है, एंड
जो है रशिया के बिल्कुल नेक्स्ट डोर जाके वो बैठना चाहता है, वो अमेरिका जो है वो इस तरह से डिस्टेबलाइज कर रहा है एरिया को। सेम वे मैं कहूंगा यहाँ पर रशिया की भी थोड़ी गलती है, उसको एटलीस्ट यूक्रेन को ये एश्योरेंस देना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि उसको हड़प कर जाएगा रशिया या उसको कैप्चर कर लेगा। जो एक क्रीमिया को लेके जो इशू हो चुका है वो हो चुका है, मतलब उसको खत्म करके एक एश्योरेंस यदि यूक्रेन को दे कि आपको ऐसा खतरा नहीं होगा, तो यूक्रेन भी अपने आप में एक ये कह सकते कि वो अपनी सॉवरेनिटी बना सकता है, मतलब बनाए रखना चाहता है और बनाए रख सकेगा यदि वो रशिया की तरफ से उसको एश्योरेंस मिल जाए। लेकिन दोनों को थोड़ा सा इसमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। यदि वो अमेरिका के या नाटो के इन्फ्लुएंस में आके उस तरह करता रहेगा तो देन सिचुएशन में गो फॉर काइंड ऑफ यू कैन से थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ये सिचुएशन जा सकती है। लेकिन अमेरिका के लिए मैटर ऑफ कंसर्न है कि इस तरह की दादागिरी, इस तरह के अलायंस होने से अमेरिका शायद ना दिखा पाए इस तरह से, क्योंकि रशिया और चाइना अपने आप में दोनों बड़ी शक्तियां हैं और भारत तो ऑफकोर्स नॉन अलाइन रहने वाला है। भारत यदि रशिया और अमेरिका का कुछ भी इश्यू होता है तो अभी जैसे यूक्रेन के मामले में भारत ने बहुत ही समझदारी के साथ अपने आप को नॉन अलाइन रखा कि दोनों की तरफ नहीं है, वो किसी की तरफ नहीं रहेगा। यू रिजॉल्व योर डिस्प्यूट योरसेल्फ। बिल्कुल। और जिस तरह से जो तमाम दोस्तियां बढ़ रही हैं वो मैसेज कई दे रही हैं, सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्या आने वाली स्थिति में होने वाला है। राजेश भारती जी, जिस तरह से अमेरिका भारत की जो नज़दीकियां हैं उनको लेकर के भी क्या ये सवाल खड़े हुए बाद में कि भारत अमेरिका की तरफ भी जा रहा है, भारत रूस की तरफ भी जा रहा है, तो ये भारत का आखिर किस तरह का चरित्र देखने को मिल रहा है? देखिए, भारत को लेकर जहां तक सवाल है ना, तो ये दिल और दिमाग, जो भारत का दिल है, मतलब जो आम मानव है, भारत का आम जनमानस है, वो दिल से जो है वो रूस के साथ जाना चाहता है, लेकिन दिमाग से मतलब कि सोच समझ के उसको लगता है कि नहीं हमें विकास करना है, तो अमेरिकन मॉडल हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, तो वो अमेरिका के साथ जाना चाहता है। तो भारत ने अभी तक जो मध्य मार्ग है भारत का, उससे न हमने पूरी तरह शिफ्ट किया है वेस्टर्न वर्ल्ड के तरफ, और जो हमारा समाजवाद के साथ जो एक आप हम जानते हैं कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में भी समाजवाद है। इसके अलावा हमने संविधान में जो ढांचा अपनाया हुआ है, जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो हमारी इकोनॉमी ना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है कंप्लीट, ना हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर के और लार्ज प्रोजेक्ट्स है उसमें गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया। ठीक है कि अभी 19 ऑनवर्ड्स जो हमने लिबरलाइजेशन उदारीकरण की जिस नीति के रास्ते पे हम गए, तो हम वहां से शिफ्ट हो रहे हैं और आज प्राइवेट सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। फिर भी भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी का एक स्ट्रक्चर बना हुआ, और मिक्स्ड इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो रशियन इन्फ्लुएंस से आया, समाजवाद के इन्फ्लुएंस से आया। तो भारत अभी जो है वह यूएस के तरफ या वेस्टर्न वर्ल्ड के तरफ या विकास के उस मॉडल के तरफ जिसमें कहा जाता है कि मनी मेक्स मनी, जो कैपिटलिस्ट का सिंपल फॉर्मूला है कि पैसे से पैसा बनाना, तो हम उस दिशा में जाना चाहते हैं। लेकिन जिस देश में 50 बिलियन की पॉपुलेशन आपकी जो है बिलो पॉवर्टी लाइन या उसके आसपास हो, उस देश में यदि हम कंप्लीट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ चले जाएंगे, तो जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी हमारे संविधान का, जिसमें वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, वह उसके लिए स्टेट के पास में वक्त नहीं बचेगा। या कहिए कि विकास के जिस मॉडल की तरफ जा रहे हैं, आज विकास के मॉडल में हाईवेज जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को विकास का मॉडल बताया जा रहा है, और वो सारी बातें भी हमें उस एंगल से भी हमें देखने की जरूरत है। तो भारत अभी तय नहीं कर पाया। फिर भी हम अमेरिका के साथ हमने जो नजदीकी बढ़ाया है या उसके साथ जो हम संबंध हमारे में मधुरता आई है, उससे रूस निश्चित रूप से नाराज है। लेकिन रूस भी वक्त की जरूरत को समझता है, और आज रूस भी कंप्लीट समाजवादी देश नहीं है। तो रूस भी इस बात को समझ रहा है कि भारत जिस दौर में वह अमेरिका की तरफ झुका, वह दौर था जब भारत को आर्थिक मदद की जरूरत थी, और रूस खुद जो है विखंडित हो गया था कई देशों में, और वह मदद करने की स्थिति में नहीं था। तो भारत को मजबूरी में हमने सोना गिरवी रखा, चंद्रशेखर जब हमारे प्रधानमंत्री थे। फिर हमने वेस्टर्न वर्ल्ड के शर्तों पे हमें उधार मिला, और फिर भारत की इकोनॉमी के रास्ते या कहिए एलपीजी लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम गए।
और उसके बाद जो है भारत की इकोनॉमी आज जो है गर्व से कह रहे हैं कि दुनिया में हमारी इकोनॉमी जो है एक बड़ी इकोनॉमी है, 3 ट्रिलियन की अप्रोक्स इकोनॉमी है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। तो ये सारे जो अचीवमेंट है लिबरलाइजेशन के हैं, तो हम उस रास्ते को भी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन भारत की एक बड़ी जनसंख्या के इंटरेस्ट को भी हम इग्नोर नहीं करना चाहते। तो कई सारे जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसको भारत को देख के अंतर्राष्ट्रीय नीतियां तय करनी पड़ती है। बिल्कुल। अमरदीप सर, अगर लद्दाख को लेकर हम बात करें तो क्या इस विषय पर भी कोई चर्चा आगे बढ़ाई जा सकती है? चूंकि अब रूस के जरिए भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि रूस और चाइना जब नज़दीक आ रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, क्योंकि भारत उसका पुराना सहयोगी रहा है। तो इस पर क्या चर्चा की जा सकती है? ऐसी कुछ उम्मीद है? अभी नहीं, कुछ दिन बाद? मैं उसको सही नहीं समझता हूँ। जो मेरा पर्सनल मानना है कि भारत और रूस के संबंध अलग हैं और भारत और चीन के संबंध अलग हैं। जो भारत और चीन का जो डिस्प्यूट है लद्दाख को लेके या अरुणाचल प्रदेश को लेके या कुछ एरिया जो उत्तराखंड को लेके जो चाइना क्लेम करता है, हम यदि दोनों देश ही मिलके इसको रिजॉल्व करें तो ज्यादा बेहतर होगा। किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चीन का जो क्लेम है वो बिल्कुल मतलब उसमें कुछ बहुत ज्यादा दमखम वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत मतलब 1914 का हमारा ये एक ट्रीटी है जिसमें एक मैकमोहन लाइन खींची गई, और फिर जब ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था एंड तिब्बत यूज्ड टू बी इंडिपेंडेंट कंट्री, तो वो उस तरह का एक समझौता कभी हो गया था। जब हो गया था तो उस समझौते को चीन को भी मानना चाहिए और भारत तो मान ही रहा है। तो यदि हम आपस में बैठ के इस मैटर को रिजॉल्व करें तो ज्यादा बेहतर होगा, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व रशिया। कल को किसी और मैटर के लिए हम अमेरिका को पाकिस्तान के साथ या किसी और के साथ हम उसको यदि रिजॉल्व करने का सोचे तो वो ज्यादा ठीक नहीं लगता है, क्योंकि चीन और भारत आपस में बैठ के बात कर सकते हैं। ये समटाइम्स यदि चीन कुछ इस तरह का प्रेशर भारत पे बनाता है तो ऑफकोर्स उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए या उस प्रेशर को डाइल्यूट करने के लिए रशिया का इस्तेमाल किया जा सकता है या रशिया से बात की जा सकती है। अदरवाइज इट इज मैटर ऑफ बिटवीन टू कंट्रीज, बायलैटरल मैटर है, बायलैटरल मैटर को बायलैटरली ही रिजॉल्व किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अब जिस तरह से अगर हम चीन को लेकर बात करें और रूस को लेकर बात करें, दोनों ही बड़े सप्लायर हैं। हथियारों के मामले में रूस को कहा जा सकता है, और ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर एक बड़ा व्यावसायिक हब चीन ने भी अपने आप को बना लिया है। इन दोनों के आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, या फिर एक दूसरे को एक दूसरे से क्या ऐसा लाभ होने वाला है जो करीबियां पड़ रही हैं? नहीं, लाभ तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। एक्चुअली यहाँ पे रूस एक तरह से ये अलग थलग पड़ गया, क्योंकि आफ्टर डिसइंटीग्रेशन उसके जितने भी जो कंट्रीज थे जो आफ्टर डिसइंटीग्रेशन जो बने, उन सब में नाटो का इन्फ्लुएंस आ गया। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ज्वाइन नाटो। यूक्रेन एक बड़ा देश है जो नाटो ज्वाइन करने की कगार पर है। तो उसको देखते हुए रशिया जो है कि एक चाइना के साथ अलायंस हो जाए, तो और रशिया और यूएस का डिस्प्यूट है, चाइना भी जो है यूएस की आंखों में खटकता रहता है। तो इन जैसे दोस्त का दुश्मन और दोस्त का दोस्त उस तरह से दोनों की यूएस के साथ दुश्मनी है, तो दोनों वो टेम्परेरी अलायंस मुझे लगता है और कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा मुझे उससे मतलब कुछ भी नजर नहीं आता है, क्योंकि इधर यूएस जो है वो चाइना को थ्रेट कर रहा है, ऑकस और क्वाड बनाकर जो है इट इज टोटली अगेंस्ट चाइना। उधर नाटो को जो है नेक्स्ट डोर टू रशिया बिठाना चाहता है। तो यानी कि दोनों के साथ अमेरिका का जो है वो एक तरह से ये कैसे मतभेद हो गया है। तो दोनों का मिलना एक स्वाभाविक सी बात है, इससे ज्यादा कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं। राजेश जी, अगर अमेरिका को लेकर हम यहाँ पर बात करें, चूंकि अब रूस जब दोस्ती बढ़ा रहा है, रूस तमाम देशों को अपने पास जोड़ने की कोशिश में है। हालांकि भारत के संबंध अमेरिका से अच्छे हैं, लेकिन अब अमेरिका की और क्या कुछ कोशिश रहेगी कि वो किस तरह से वो भी एक बार फिर से ये बताए कि चलिए अच्छा आपने इनसे दोस्ती की, अब मैं भी ये करके दिखाता हूं, या मैं किसी दूसरे देश को जोड़ के दिखाता हूं। ये अभी यूएन में यूक्रेन इशू पे जो मतदान हुआ है, भारत ने उसमें कह सकते हैं कि खुलकर रूस का साथ दिया है। तो हम अंतर्राष्ट्रीय रूप से रूस ने यूएन के अंदर भारत के लिए कई बार वीटो किया है, तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस के विरुद्ध कोई प्रस्ताव पारित नहीं होने देंगे। तो यहाँ तो हम रूस के साथ खड़े हो जाते हैं।
या अभी अभी हुए हैं, इसी महीने में एक प्रस्ताव में हमने रूस का एक तरह से खुल के समर्थन किया है। और अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते हमारे हैं, आर्थिक संबंध है, या कह सकते हैं कि जो बिजनेस और व्यापार की जो रणनीति है उसमें हम अमेरिका के करीब हैं। और जिसको हमने अभी कुछ देर पहले कहा कि जो हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम रूस से दिल से अभी भी जुड़े हुए हैं और रूस के साथ जो है हम संबंधों को कमजोर नहीं होने देना चाहते। इसलिए रूस जब विपत्ति में आएगा, हाँ, यदि रूस चीन के साथ खुल के यदि चीन के किसी मामले में जाता है तो हो सकता है कि भारत रूस को लेके अपनी रणनीति में बदलाव करे, लेकिन यह होने नहीं जा रहा। और रूस जो है यह गलती नहीं करेगा क्योंकि भारत उसका एक रिलायबल फ्रेंड है। और चीन के साथ तो जो है रूस का सीमा विवाद रहा है, अभी उसको लेके 1994 में 2000 के बाद भी एक समझौते हुए हैं और वो सीमा विवाद रूस और चीन के कुछ हल हुए हैं या कम हो गए हैं। तो दोनों देश की जो रणनीति है चीन की और रूस की, उसमें रूस चीन के ऊपर कंप्लीट रिलाई नहीं करेगा, लेकिन अभी दोनों को इसलिए साथ चाहिए क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड का जो दबाव है उस प्रेशर से बाहर आने के लिए रूस को चीन की जरूरत है। और साउथ चाइना सी और भारत के विरुद्ध और अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चीन को जिस तरह से अभी हमने देखा कि जो शीत ओलंपिक होने जा रहा है, विंटर ओलंपिक, उसका एक तरह से पूरा वेस्टर्न यूरोप ने जिस बाइकाट कर दिया है, या तो उसमें चीन को रूस की जरूरत है। तो ये दोस्ती जो है दोनों का एक तात्कालिक है और उसे भारत के विरुद्ध इस्तेमाल रूस हो जाएगा नहीं। चीन चाहेगा निश्चित रूप से रूस को भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करना, लेकिन रूस हो नहीं पाएगा इस्तेमाल, और होना भी नहीं चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में रूस की इतनी समझ तो है और उसने बार बार भारत के समर्थन में गंभीरता का परिचय दिया। बिल्कुल, और ये अभी के रिश्ते नहीं है, काफी पुराने रिश्ते हैं। जब दौर अच्छा भी नहीं रहा, जब इतने सक्षम भी नहीं थे, उस समय भी दोनों की जो दोस्ती है वो बरकरार रही थी। और उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ ऐसी स्थितियां नहीं बनेंगी कि जो भारत के लिए संकट पैदा कर पाएं। अमरदीप सर, अगर वर्ल्ड वाइड इस तरह की स्थितियों को देखें कि एक दूसरे से जब देश चिढ़ने लगे हैं या एक दूसरे को भा नहीं रहे हैं, अमेरिका को चाइना पसंद नहीं है, चाइना को भारत पसंद नहीं है, उधर रूस से अमेरिका के टकराव, इसकी दोस्ती उससे, ये त्रिकोणीय चतुर्कोणीय ये जाल बिछ रहा है। पूरे विश्व की शांति को लेकर हम बात करते हैं, भारत हमेशा से ही विश्व शांति की बात करता रहा है। कितना ये महत्वपूर्ण है और कितना ये सही है जिस तरह की जो स्थितियां अभी बन रही हैं? देखिए, जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, इट इज सिमिलर टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इसी तरह देशों का अलायंस हुआ, एक दूसरे के जो कॉलोनीज थी उनके ऊपर कैप्चर करने का जो वो था दौर था। उसी तरह अब अमेरिका जो है, जो रशियन के जो नियर बाई टेरिटरीज हैं या नियर बाई कंट्रीज जो है, उनमें अपना इन्फ्लुएंस जमा कर उनको अपने फेवर में लाना चाहता है। उधर रशिया, तो इस तरह के अलायंस जो है विश्व शांति को तो खतरा है ही। किसी भी तरह इस तरह के अलायंस होने नहीं चाहिए। लोगों को एक दूसरे के सॉवरेनिटी, एक दूसरे के जो हित है उनका ध्यान रखते हुए कोई भी व्यापारिक या किसी तरह के भी पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल अलायंस जो है उस तरह से करने चाहिए कि इस तरह की स्थिति पैदा न हो जिसमें पूरे विश्व की शांति को खतरा हो, मानव जाति को खतरा हो। करोड़ों लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए और यदि तीसरा विश्व युद्ध हो गया, उस जमाने में तो न्यूक्लियर और वेपनरी उस तरह की नहीं थी। यदि आज कोई इस तरह की स्थिति बन जाती है तो आप ये कह सकते हैं कि पूरी मानव जाति को खतरा हो सकता है, इस पूरी पृथ्वी को खतरा हो सकता है। इतने न्यूक्लियर वेपन्स इन सभी कंट्रीज के पास है, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, सारे बड़े बड़े जखीरे लेके बैठे हुए हैं। तो इन सबको ये चीजें हालांकि सबको मालूम है और मुझे ऐसा लगता नहीं है इसमें, ठीक है इतने बड़े देश हैं, समझदार भी हैं कि इस तरह की सिचुएशन पहुंचेगी, लेकिन ये एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने के लिए ये शो ऑफ चल रहा है और एक होड़ मची हुई है पूरे बाजार में। जो सब दिखाई जा रही है, शक्तिशाली जितने भी सब अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं कि हमसे पावरफुल कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरदीप सर, राजेश भारती सर, आप दोनों ने हमारे साथ जुड़े और तमाम महत्वपूर्ण बातें आपने रखी। लेकिन रूस और चीन की जो मुलाकात हुई है इससे भारत पर अभी विशेष कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाइना कितना भी कोशिश करे, लेकिन रूस और भारत के जो रिश्ते हैं वो अटूट हैं, बहुत पुराने रिश्ते हैं। तो इससे कोई ज़्यादा सोचने वाली स्थिति अभी फिलहाल नहीं है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।